बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने जो स्लाइड है इसमें कंज्यूमर बिहेवियर की एक आसान सी डेफिनेशन थी। वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैंने दोबारा इसको आपको बता दिया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह इसकी मज़ीद समझ आ जाए। तो ये जो स्लाइड है इसमें रिव्यू लर्निंग आउटकम्स अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर के रिव्यू है कंज्यूमर बिहेवियर का कि कंज्यूमर बिहेवियर है क्या, कि वो किस तरह कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को परचेज़ करता है और उसको परचेज़ करने का डिसीजन करता है और उसको किस तरह यूटिलाइज़ करता है। यूटिलाइज़ करने के बाद उसका बिहेवियर क्या होता है। तो इसके 5 फैक्टर्स हैं। 5 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन। कंज्यूमर डिसीजन करता है तो उसको 5 फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले है लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, कि कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट कितनी है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, उसका क्या लेवल है। लेंथ ऑफ टाइम टू मेक डिसीजन, के डिसीजन करने के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने का जो डिसीजन लेना है उसके लिए उसके पास टाइम कितना है। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मीडियम टर्म है उसके पास उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। तो वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर लिमिटेड टाइम है तो वो डेफिनेटली वो फ़ौरन उसको डिसीजन करना है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम है तो उसके पास डिसीजन करने के लिए काफ़ी वक्त होगा, तो वो आराम से अल्टरनेटिव्स देख के उसके फीचर्स देख के प्रेफरेंसेस अपनी को फोकस करेगा। कॉस्ट ऑफ थर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि उन जो प्रोडक्ट्स या गुड या सर्विसेज जो परचेज़ की जा रही हैं उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, यानी कि उनकी प्राइस क्या है, क्या वो अफोर्डेबल है। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर है डिग्री इंफॉर्मेशन सर्च, कि उसके पास इंफॉर्मेशन किस लेवल तक है, किस डिग्री तक उसके पास इंफॉर्मेशन है मार्केट की, अल्टरनेटिव्स की और इसके जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ीचर्स की। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स कंसीडर्ड, कि उस प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव्स कितने हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में वो डिसीजन ले रहा है उस प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव्स कितने हैं, उसके मुतबादल कितने हैं मार्केट के अंदर। जितने ज़्यादा मुतबादल होंगे उतना ही उस का फोकस उस प्रोडक्ट से कम हो जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ या सर्विसेज की तरफ उसकी जो है वो नज़र होगी। उसके बाद लेवल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर जब भी कोई कंज्यूमर डिसीजन करता है तो उसकी कुछ लेवल है। एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है एंड रूटीन प्रॉब्लम या रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर। वो 3 तरह के जो है लेवल होते हैं कंज्यूमर डिसीजन के। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग और एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। तो आप नीचे एरो देखें तो एक तरफ लिखा हुआ है लेस इन्वॉल्वमेंट लेफ़्ट साइड पे और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मोर इन्वॉल्वमेंट। यानी रूटीन की जो रिस्पॉन्स बिहेवियर होगा, रूटीन की जो प्रोडक्ट परचेज़ करेगा कंज्यूमर, तो उसकी लेस इन्वॉल्वमेंट होगी। वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके, क्योंकि वो रूटीन में वो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा होता है तो वो आराम से उसके बारे में डिसीजन ले लेता है और उतना उसका टाइम भी नहीं लगता। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, तो लिमिटेड में जो रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर है उससे ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। तो उसके वो अल्टरनेटिव्स भी देखता है, उसके फीचर्स भी देखता है, उसकी प्राइस भी देखता है, ओवरऑल मार्केट में भी देखता है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, मतलब यूटिलिटी, वो सारी चीज़ें क्या करेगा, देखेगा। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, तो उसके लिए उसकी मोर इन्वॉल्वमेंट होती है थर्ड वाले के लिए। तो वो क्या करेगा, थर्ड वाले में उसकी डिटेल से चीज़ें चेक करेगा, उसके लिए उसको काफ़ी टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, और वो विद टाइम बीइंग वो डिसीजन करता है और देखता है कि कौन सी बेटर चॉइस है मार्केट के अंदर उसको परचेज़ किया जाए।
तो एक्सटेंसिव प्रॉब्लम when consumer have no established criteria for the evaluating a product or having not narrowed their choice, then they are extensive problem solving, कि उसके पास प्रॉपर कोई एस्टेब्लिश क्राइटेरिया नहीं है, कोई एवेल्युएटिंग प्रोडक्ट के लिए उसको पता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए वो क्या करेगा, वो टाइम लेगा, वो देखेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसके बाद किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर वो सेटिस्फाई हो जाएगा, विन द टाइम बिंग वो उसको परचेज कर लेगा। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग at this level consumer have already established the basic criteria for the evaluating the product या category but have not established preferred category। उसको इन्फॉर्मेशन तो पता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, कंज्यूमर सारी प्रोडक्ट के बारे में जानता है, लेकिन वो किसी को भी प्रेफर नहीं कर चुका होता, ठीक है। यानी वो किसी के भी बारे में फाइनल डिसीजन नहीं लेता, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, जिसके अंदर वो ब्रांड के रिलेटेड, डिफरेंट ब्रांड के रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसके बाद फिर डिसीजन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है यूजली यूज्ड दैट परचेज अ न्यू अपडेटेड वर्जन ऑफ समथिंग रिप्लेसिंग समथिंग ओल्ड विद समथिंग न्यू, कि जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, एक ब्रांड की कोई प्रोडक्ट मौजूद है तो उसी ब्रांड की कोई नई प्रोडक्ट के साथ उसको जब परचेज़ कर रिप्लेस कर दिया जाएगा, अब नई प्रोडक्ट परचेज़ कर ली जाएगी, तो उसको हम क्या है, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर में डेली डे बाई डे आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर जब वो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा था और उसने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है अपनी प्रोडक्ट के रिलेटिंग, स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक ब्रांड के रिलेटेड वो क्राइटेरिया सेट किया होता है। दे मे सर्च फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि वो कोई जो है थोड़ी सी उसमें चेंज देख के उस प्रोडक्ट को वो परचेज़ करता रहता है। मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर, 4 व्यूज़ ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर 4 व्यूज़ हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक व्यू है, पैसिव व्यू है, कॉग्निटिव व्यू है एंड इमोशनल व्यू। तो ये 4 तरह की व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले यानी इकोनॉमिक व्यू, इकोनॉमिक व्यू के अंदर जो कंज्यूमर है वो रेशनल है अपने डिसीजन को लेके, वो अवेयर होता है जो प्रोडक्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं उनके बारे में वो जानता है, ठीक है। और जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी रैंकिंग को भी मार्केट के अंदर जानता है कि कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा उसके लिए डिसएडवांटेज है, किस में एडवांटेज ज़्यादा है, किस में कम है। और इसके साथ साथ पीपल आर लिमिटेड फॉर देयर existing skill habits and reflexives, people are limited by their existing role, value and goals, people are limited to extent of their knowledge। ये 3 चीज़ें इसके अंदर जो इकोनॉमिक व्यू होता है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ पैसिव व्यू, कंज्यूमर बेसिकली सबमिटिव टू सेल्फ सर्विसेज इंटरेस्ट एंड प्रमोशनल एफर्ट्स ऑफ मार्केटर्स। पैसिव व्यू को वो देख रहा होता है। पैसिव व्यू मतलब कि वो जब वो कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो देखता है कि उसको किसके अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, वो अपने जो मार्केटर्स हैं उसको वो कितना बेनिफिट दे रहे हैं। तो एक पैसिव व्यू के तौर पर इसमें कह सकते हैं इसको अनरियलिस्टिक है, ज़्यादा जो कंज्यूमर है उसको अनरियलिस्टिक हम कह सकते हैं। कॉग्निटिव व्यू, कंज्यूमर आर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्वर, कि यहाँ पे कंज्यूमर एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर देख रहा होता है कि उसकी जो वो प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता है वो ऐसी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता है जिसके अंदर उसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और उसके अंदर कोई खास उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं है। दिस मॉडल डिपिक्ट्स द कंज्यूमर हु डज नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज भी नहीं होता उसके पास, देयरफॉर कैन नॉट मेक परफेक्ट डिसीजन नहीं कर सकता, बट हु एक्टिवली सीक्स इंफॉर्मेशन एंड अटेम्प्ट्स द मेक
टू मेक सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन, और कोशिश करता है कि उसका डिसीजन जो हो सेटिस्फैक्ट्री हो, अपनी जो यूटिलिटी है वो उसको वो मैक्सिमम कर सकते हैं। इमोशनल व्यू में आप देखते हैं कि वो इमोशनली कोई चीज़ वो परचेज़ कर लेता है, उसके अंदर वो उसका दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, कोई गम भी हो सकता है, जिसकी बिना पर वो प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहा होता है। उसको कोई ब्रांड से रिलेशन नहीं होता, वो इमोशंस को ही देखते हुए वो प्रोडक्ट परचेज़ हो जाती है। अ मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, एक तरफ इनपुट आउटपुट और देन वो प्रोसेस कर देता है। ये एक मॉडल है आपके सामने। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आप देखें, वो इनपुट्स हैं हमारी, प्रोसेस सबसे पहले वो नीड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें ज़्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइजेशंस, वो देखेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन मकसद क्या है जिसके लिए हम कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट देख रहा है। इंफॉर्मेशन सर्च, फिर उस प्रोडक्ट के साथ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी कि जो नीड है, जो प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, अल्टरनेटिव्स कौन से मौजूद हैं, और मार्केट में अंदर कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बेनिफिशरी हैं। इवैल्यूएट ऑफ अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं, जितनी भी मार्केट के अंदर जो समझते हैं कि ये प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, उनकी एवेल्यूएशन की जाएगी एक दूसरे के सामने प्रोडक्ट्स को रखते हुए। परचेज़ कर लिया जाएगा। और लास्ट वाला है पोस्ट परचेज़ बिहेवियर। लास्ट में जब वो प्रोडक्ट यूज़ हो जाएगी तो उसके बाद उसका बिहेवियर क्या होगा। तो ये प्रोसेस है पूरा नीड रिकग्नाइजेशन। इसमें आपने देखना है प्रोडक्ट्स को कि कौन सी वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहता है। रिकग्नाइजिंग ऑफ a need occurs when a consumer is faced with the problem। ये तभी होता है जब कंज्यूमर को वो प्रॉब्लम फेस होती है। अमंग कंज्यूमर देयर सीम टू बी टू डिफरेंट प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज इन स्टाइल। दो तरह की मुख्तलिफ एक्चुअल स्टेट टाइप्स, डिज़ायर्ड स्टेट टाइप। एक्चुअल स्टेट टाइप वो होती है जिसमें कंज्यूमर जो उसका करंट सिनेरियो होता है, ठीक है, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं होता कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके, या उस प्रोडक्ट की किसी प्रोडक्ट की उसको नीड होती है। डिज़ायर टाइप स्टेट टाइप, द डिज़ायर फॉर समथिंग न्यू मे ट्रिगर द डिसीजन प्रोसेस, कि वो डिज़ायर जिसके लिए वो नई कोई डिसीजन प्रोसेस करता है उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए। स्टिमुलस हैं इसके अंदर, एक साइट, स्मेल, टेस्ट और हियरिंग। तो ये 5 तरह की स्टिमुलस हैं जो वो देख रहा होता है, जो उसको इनपुट्स जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। वांट, आपको पता है, रिकॉग्नाइज ऑफ द अनफुलफिल्ड नीड एंड अ प्रोडक्ट आर एट्रीब्यूट्स आर फ्यूचर दैट विल सेटिस्फाइड, कि वो चीज़ जिससे उसकी कोई ज़रूरत पूरी हो रही हो, जो वो चाहता है कि इस प्रोडक्ट से मेरी जो नीड वो पूरी हो जाए। रिकॉग्नाइज ऑफ द अनफुलफिल्ड वांट्स, ये व्हेन करंट प्रोडक्ट इज़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, जब उसके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही। वैन द कंज्यूमर इज़ रनिंग आउट ऑफ एन प्रोडक्ट, जब वो कंज्यूमर किसी चीज़ से मतलब प्रोडक्ट से भागना चाहता है, यानी उसको छोड़ना चाहता है, लीव करना चाहता है। वैन अनदर प्रोडक्ट सीम सुपीरियर टू वन करंट यूज, कि जो ऑलरेडी कंज्यूमर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट मौजूद है जो उसको उससे बेहतर लग रही है, उससे सुपीरियर लग रही है, ठीक है। प्री परचेज इंफॉर्मेशन सर्च, इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्च, रिकॉल इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी, वो प्री इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, प्री परचेज इंफॉर्मेशन, कि वो प्रोडक्ट परचेज करने से पहले अपनी जो उसके माइंड में है ऑलरेडी इंफॉर्मेशन, उनको देखेगा। इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्च,
एक्सटर्नली देखेगा कि किस किस तरह उस प्रोडक्ट से मुझे इन्फॉर्मेशन, एक तो उसके अपने पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, एक वो जो बाहर से मार्केट से या एडवर्टीज़मेंट से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है आउटसाइड द इन्वायरमेंट। वो दो तरह से इन्फॉर्मेशन, एक एक्सटर्नल और एक को हम इंटरनल बोलेंगे। मार्केटर डोमिनेटेड एडवर्टीजिंग है, सेल्स पीपल से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके अलावा वेबसाइट से, पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल से। नॉन मार्केटर डोमिनेटेड स्टिमुली, उसके अंदर फ्रेंड्स हैं वो फैमिली से, ओपिनियन लीडर से, मीडिया से ये इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी कर सकता है, यानी ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके लिए। फैक्टर दैट लाइक टू इंक्रीज द प्री परचेज सर्च। प्रोडक्ट फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर कि उसकी सिचुएशनल फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स हैं। सोशल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी कि पहले जो उसने प्रोडक्ट परचेज़ की थी इस ब्रांड की, तो उसके साथ उसका बिहेवियर क्या था। वैल्यू रिलेटेड कंसिडरेशंस, कंज्यूमर फैक्टर्स, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये इन पॉइंट से वो प्री परचेज सर्च के लिए वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट जो इसकी स्लाइड्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।